प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस किया और सेकंड पार्ट में प्रोटोजोआ के सेकंड पार्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। लगभग 25 क्वेश्चन हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये क्लास हम लोग बेसिकली टीजीटी पीजीटी और ईएलटी को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में बताई गई सभी टॉपिक आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके ही बनाई गई हैं और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको डालना होगा स्टडी विद प्रदीप PRADIP आप डालेंगे और आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पे हमारा चैनल पा जाएंगे और वहाँ से हमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये टेलीग्राम पे PDF इसका मिल जाता है। आप हमसे नंबर से जुड़ने के लिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए 8004109989 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी नंबर सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा और आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जुड़ जाएंगे, जिससे आपको PDF मिल जाता है, वो भी फ्री में मिल जाता है। ठीक है, वीडियो की लिंक शेयर कर दी जाती। क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। टीजीटी पीजीटी LT GIC की हम लोग लगातार क्लासेस आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक मिल रही सूचना के अनुसार आपकी वैकेंसी अभी तो आने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का कई पेज फंसा हुआ है जो लेकर के लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, जिसमें आपको ये पता चल रहा होगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट ने ये बताया कि चुनाव टाला जाए, कम से कम 6 महीने चुनाव आगे टाले जाएं। तो अगर ऐसा होता है, चुनाव टलता है, तो आपका पेपर जरूर हो जाएगा टीजीटी पीजीटी का। इसलिए आप जी जान से लग जाएं और अपनी तैयारी को करते रहें, जिससे आपका लाभ हो सकता है। आज हम लोग पोरीफेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं और पोरीफेरा को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिख रखे हैं, उन्हीं पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक से NCERT से जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए और इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट जो इसका होगा, पोरीफेरा का सेकंड पार्ट हमने इसी तरह से डिजाइन किया है कि एक पार्ट में उसके बारे में थीम और दूसरे पार्ट में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिस पेपर तैयार करेंगे। प्रैक्टिस पेपर में जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो KBS में पूछे गए हों, चाहे DSSB में पूछे गए हों, चाहे आपके TGT में पूछे गए, PGT में पूछे गए हैं, इवन आपके नेट में पूछे गए हों, उन सभी प्रश्नों को, जो आपका CSIR का नेट का होता है, UGC, उस नेट के क्वेश्चन को भी वहाँ पे शामिल किया जाएगा और एक PDF तैयार होगा अलग अलग सेगमेंट के क्वेश्चन का। और उससे हम लोग, ताकि आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन उसी सेगमेंट से मिल जाए, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। बहरहाल अभी आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और टाइम को बिना गंवाए टाइम को बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का सीटेट का एग्जाम है, तो उन्हें कांग्रेचुलेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल। पहले तो आप इनको याद रखिए कि ग्रीक फिलासफर थे, कहाँ के थे? फिलासफर थे कहाँ के? एरिस्टोटल थे, ग्रीक के थे। वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज टू द स्पॉन्जेज इन द एनिमल। इन्होंने पहले, सबसे पहले इन्होंने ही कहा कि जो है कौन, ये आपके स्पंज जो हैं यानी पोरीफेरा जो हैं, ये एनिमल है। पोरीफेरा को एनिमल कहने का पहला श्रेय किसको जाता है? एरिस्टोटल को जाता है। एरिस्टोटल ने कहा कि जो स्पंज हैं यानी पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें इन्होंने एनिमल कहा। तो आपसे पूछा गया ये प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आपको एक पॉइंट छोटी सी दिख रही है, ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे पहले स्पंज को एनिमल किसने कहा था। तो आपका नाम किस में जाएगा? एरिस्टोटल को। लेकिन चूंकि ऑप्शन में एरिस्टोटल नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन आपके टफ नेचर का हो जाता है। चूंकि अगर एरिस्टोटल रहते तो मोस्टली लोग उन पे ऑप्शन को टिक कर लेते, लेकिन एरिस्टोटल के ना होने की वजह से यह क्वेश्चन आपके लिए और टफ हो गया। तो अब यहाँ पे नेचर आ जाइए। सेकंड उसी का है जॉन एलिस। जॉन एलिस नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सब उसके बाद रीस्टेबलाइज किया। हालांकि सबसे पहले किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। चूंकि क्वेश्चन में मैंने कहा ना, क्वेश्चन में एरिस्टोटल का नाम ना होने की वजह से हमारा ऑप्शन किसको जाता है? जॉन एलिस को जाता है। इन्होंने रीस्टेबलाइज किया किसको? कि एनिमल को, और किसके? स्पंजेज को एनिमल के रूप के, एनिमल के नेचर के रूप में इन्होंने रीस्टेबलाइज किया। और कब किया? 1775 में। कब किया? 1775 में इन्होंने इसको रीस्टेबलाइज किया। किसने? जॉन एलिस ने। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। तो आप इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले स्पंज को एनिमल कहने का काम किसने किया था? तो आप कहेंगे एरिस्टोटल ने। फिर आप कहेंगे कि जॉन एलिस ने उसके बाद रीस्टेबलाइज किया था किसको?
एनिमल कहा था इस किसको, स्पंज को एनिमल कहा था, और ये कब कहे थे, 1775 में। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा आपसे गलत नहीं होगा। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं पोरीफेरा के, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो आप जानते हैं मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, बॉडी पे पोर पाए जाते हैं। उन चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें को ऐसे डिस्कस करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, द फाइलम पोरीफेरा इंक्लूडेड, कौन कौन से होते हैं। तो अपरेंटली लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लांट लाइक क्रिएचर कॉमनली नोन एज स्पंज, ठीक है। तो बाकी आप कुछ नहीं जानना है, पोरीफेरा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। दे पॉसेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि नीचे लिखे गए हैं, आप एक एक करके देखेंगे। पहला है, सम स्पंजेज आर वास लाइक आर सिलेंड्रिकल, कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, या तो सिलेंड्रिकल होते हैं या तो वास लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। बट द मेजॉरिटी ऑफ फ्लैट, ज़्यादातर कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है अथवा इरेगुलर ब्रांचिंग मास के रूप में पाए जाते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर अलग अलग मार्फोलॉजी के होते हैं, यानी सीधे सीधे अगर आपसे कह दिया जाए तो आप कहेंगे वेरिएबल शेप में पाए जाते हैं। अगर एक पॉइंट में कहा जाए तो कहेंगे कि स्पंजे जो होते हैं वो वेरिएबल शेप में पाए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपको दिया गया सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के आकार के हो सकते हैं, ग्लोबुलर हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है, इरेगुलर शेप में हो सकते हैं, ब्रांचिंग मास के रूप में ये पाए जा सकते हैं। कौन, मासस के स्पंजेज की बात की जा रही, किसको, स्पंजेज की बात की जा रही। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके तीन तरह के होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एसिमेट्रिकल के बारे में चर्चा नहीं की गई है, डायरेक्ट वहाँ पे आपको कैसे दिए गए हैं, रेडियल सिमेट्री दी गई है और रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री के बारे में चर्चा की गई है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा एनिमल किंगडम में कि एनिमल के लिए दो सिमेट्री की बात की गई, एक रेडियल सिमेट्री की बात की गई है और दूसरा बाईलेटरल सिमेट्री की बात की गई है। तो रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री में आप जानते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम प्लेन से काटते हैं और वो दो बराबर भागों में बंट जाता है, किसी भी प्लेन से हम काटें, मिडिल एक्सिस से होकर के लाइन गुजरेगी और वो दो बराबर भागों में बंट जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। दूसरा होता है बाईलेटरल सिमेट्री, उसे हम एक एक्सिस से काटते तो हैं, एक्सिस एक ही होती है और वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग कैसा है तो आप कहेंगे मनुष्य जो होता है वो कैसा होता है, बाईलेटरल सिमेट्री में पाया जाता है, क्योंकि हेड के अगर हम मिडिल जोन से काट देंगे तो दो बराबर भागों में लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में बंट जाता है। लेकिन स्पंजेज की हम लोग बात कर रहे थे, स्पंजेज कैसे होते हैं तो आप कहेंगे रेडियल सिमेट्री के पाए जाते हैं। स्पंजेज कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री के पाए जाते हैं। एसिमेट्रिकल भी एनिमल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है तो एसिमेट्रिकल में आ जाते हैं, अमीबा है एसिमेट्रिकल में आ जाता है, तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। हम लोग डायरेक्ट, हमारी एनसीईआरटी ने भी चर्चा नहीं किया है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक रेडियल सिमेट्री, तो स्पंज कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री में पाए जाते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 है आपकी, द स्पंजेज डेवलप। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये नोट्स मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। इस नोट्स में सभी पॉइंट आपके अलग अलग बुक से, जैसे ABC से उठाई गई कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट आपके प्रदीप पब्लिकेशन से लिए गए हैं और कुछ पॉइंट को हमने जो है रमेश गुप्ता की इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश एडिशन की बुक से ऐड किया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह पे समस्या समझ में आती तो आप ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट करके बताएं कि ये समस्या क्या है, मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आप एक फ्रेंड की तरह पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसे कोई बात नहीं कि मैंने जो कह दिया वो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात नहीं है कि मैंने कह दिया वो सच है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट में कुछ डिफीट है या कमी है तो उस पॉइंट के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को पैराग्राफ के बड़े बड़े पैराग्राफ को शार्ट करने में हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको ये फील आ सकता है, लेकिन फील आनी नहीं चाहिए। वैसे हमने कोशिश की है हर एक चीज़ को बेटर करके चलें, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे फील होता है तो आपके द्वारा बताए गए सुझाव एक्सेप्ट हैं, आप ज़रूर बता सकते हैं, जिससे सबका भला होगा। और कमेंट करके कमेंट सेशन में भी बता दीजिएगा। मैंने सोर्स बता दिए, रमेश गुप्ता की बुक है, ठीक है, और प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है और ABC की बुक है। मुझे लगता है तीनों बुक अपने आप में ब्रांडेड हैं, तो इन तीनों बुक के साथ लिए गए हैं। कहीं पे जो पॉइंट मुझे लगता है कि इस बुक की अच्छी है तो उसको ऐड किया गया है। तो फिर भी अगर आपको लगता है कुछ कम ज़्यादा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। द स्पंजेस डेवलप्स फ्रॉम द 2 जर्म लेयर ओनली, कितने जर्म लेयर से बने होते हैं, 2 जर्म लेयर पाई जाती है। मैंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं 3
दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसमें जर्म लेयर मतलब जब वो डेवलप हो रहा तो उसमें बनने वाली जर्म लेयर को ही क्या कहते हैं हम लोग, जर्म लेयर कहते हैं, यानी गैस्ट्रो स्टेज में बनने वाली लेयर को जर्म लेयर कहते हैं, और उसी जर्म लेयर के हिसाब से हम ऑर्गेनिज को डिसाइड करते हैं। तो ऑर्गेनिज हमारे दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें टू जर्म लेयर पाया जाता है, यानी दो जर्म लेयर पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें तीन जर्म लेयर पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। हम टू जर्म लेयर की बात करते हैं, इसके बीच में स्थान पे भरा रहता है। आप एनसीईआरटी में जाके पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सब एनसीईआरटी में दी गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम की पॉइंट के रूप में दी गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मीजोग्लिया नामक एक सब्सटेंस भरा होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोग्लिया नामक सब्सटेंस भरा होता है, जो कि किस में पाए जाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में पाए जाते हैं। जबकि जैसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में चले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म हो जाते हैं, तो इसको आप वहाँ पे समझ सकते हैं। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्टोडर्म और मेजोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, सॉरी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या पाए जाते हैं, मेजोग्लिया नामक सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में कितने लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं। जर्म लेयर कितनी पाई जाती हैं, दो पाई जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को क्या कहते हैं, एंडोडर्म, सॉरी माफ करिएगा। एक को कहते हैं एक्टोडर्म और दूसरे को कहते हैं एंडोडर्म। जबकि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उसमें तीन लेयर पाई जाती हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म और अंतिम वाले को क्या कहा जाता है, एंडोडर्म। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद स्पंजेस की ये पॉइंट तो सभी लोग जानते हैं, चूंकि ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। चूंकि इसमें आपको पता होगा कि जो आपके पोरीफेरा होते हैं, आपका पहले सबसे पहले प्रोटोजोआ आता है, जिसमें यूनिक प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में सभी कौन आते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो प्रोटिस्टा तो हम लोग पढ़े नहीं थे। हम लोग किसको पढ़े थे, सिलेबस के हिसाब से पोरीफेरा प्रोटोजोआ पढ़े थे। और प्रोटोजोआ को हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज कहते हैं, तो इसमें भी यूनिसेलुलर ही आते हैं। कौन आते हैं, यूनिसेलुलर। उसके बाद मल्टी सेलुलर एनिमल आता है, जिसका नाम स्पंजेज है या पोरीफेरा है। तो इसमें मल्टी सेलुलर आ जाते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है, किस लेवल का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। तो आप बताएंगे सेल के आधार पे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू इम्पैक्ट लेयर। कितनी लेयर से बनी होती हैं, दो इम्पैक्ट लेयर से बनी होती हैं। कौन कौन सी नीचे दी गई हैं। पहला दिया गया है आउटर डर्मल लेयर, जो ऊपर की डर्मल लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग वहाँ पे एक्टोडर्म और इंडोडर्म पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से यही नाम याद रखेंगे, यही आपको एग्जाम में लिखना भी होगा। क्या है, आउटर डर्मल लेयर, जो ऊपर की डर्मल लेयर है यानी त्वचा की लेयर है, उसे क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म। द डर्मल लेयर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल। किस सेल से बनी होती हैं, फ्लैट सेल से बनी होती हैं। कॉल्ड पिनाइकोसाइट, इन्हीं को क्या कहा जाता है, पिनाइकोसाइट कहते हैं, या ओवल पोरोसाइट कहते हैं, या अथवा क्या कहते हैं, ओवल पोरोसाइट कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि जो इनकी लेयर होती हैं, दो लेयर पाई जाती हैं। अभी तो हमने कहा था ना आपसे कि एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। ठीक, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, लेकिन अब उनका नाम बदल गया। यहाँ पर आइए, आउटर जो डर्मल लेयर, सबसे ऊपर की जो डर्मल लेयर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनाइकोडर्म कहा जाता है। इनमें देखिए क्या है, डर्मल लेयर कंसिस्ट ऑफ, किससे बने होते हैं, फ्लैट सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, फ्लैट सेल से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पिनाइकोसाइट्स कहते हैं, अथवा अगर ओवल स्ट्रक्चर होता तो उसे क्या कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं। दूसरे पाते हैं, इनर की बात करते हैं। इनर लेयर आर कोइनोसाइट लेयर, इसी को क्या कहते हैं, कोनोसाइट लेयर कहते हैं या कोनोडर्म कहते हैं। ठीक है, कोनोसाइट लेयर या कोनोडर्म कहते हैं। द कोनोसाइट लेयर कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। कैसी सेल होते हैं, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल होती हैं। इस सभी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, एकदम एक की पॉइंट आप मान चलिए, की पॉइंट है आपका। तो कह रहा है कि जो कोइनोसाइट होता है या कोनोडर्म होता है, ये लेयर कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं, कॉलर सेल होती हैं। कैसी होती हैं, कॉलर सेल होती हैं, और एक कोइनोसाइट का निर्माण करती हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक कॉपी पे इसका नोट्स बनाते जाइए, और जितनी चीज़ें ज़्यादातर अंडरलाइन की जा रही हैं उसे आप कलर करते जाएं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा
कि आप आसानी से उन चीज़ों को एक बार रिवीजन कर सकते हैं। हमने नोट्स को उसी हिसाब से सेट किया है कि बहुत सार में, बहुत छोटे में आपका एडजस्ट हो जाए, ठीक है। वैसे तो मैं चाहता बहुत सारी चीज़ें लिख डालता किताबों से, लेकिन नहीं, वही पॉइंट लिखी गई जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें चाहें तो अपना नोट्स बना सकते हैं। तो कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं और कैसी होती हैं, कॉलर सेल होती हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, कोइनोसाइट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। बीच बीच में ये बात बतानी पड़ती है, ये अच्छा नहीं है। और अगर आप लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर दीजिए, उससे थोड़ा सा क्या होता है, वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ जाती है, ठीक है। द बॉडी वॉल इनक्लोज ए लार्ज कैविटी, किससे घिरी होती है, लार्ज कैविटी होती है बॉडी वॉल में, बड़ी सी कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्जोसिल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसिल कैविटी कहते हैं। देखिए हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में इंपॉर्टेंट, इसलिए सब जगह पे कलर चेंज करना मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे देखिए हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं। देखिए द बॉडी वॉल इंक्लोज, अब लार्ज कैविटी क्या होती है, बड़ी सी कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी में क्या होता है, स्पॉन्जोसिल, एंड इन द मोस्ट केसेस कंटेन द थिकनेस न्यूमरस स्मॉल कैविटी कॉल्ड कैनाल, और छोटी छोटी कैविटी जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं, ठीक। द करेंट ऑफ वाटर, वाटर का जो करंट होता है, जो पास होता है, इंटर थ्रू द स्मॉल पोर, छोटे छोटे छिद्रों से अंदर जाता है। द डर्मल आस्टिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आस्टिया कहते हैं। कह रहा जो पानी अंदर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डर्मल आस्टिया कहते हैं, ठीक। उसके बाद परफोरेटेड ए पोरोसाइट एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द, इसके बाद किस में जाता है, पोरोसाइट में जाता है, और फिर लास्ट में पास हो जाता है अंदर। वेरियस कैनाल इंटर्स टू द स्पॉन्जोसिल एंड फाइनली लेबर्स थ्रू द लार्ज अपर्चर ऑफ द ऑस्कुलम, क्या हो जाता है, लार्ज अपर्चर ऑफ द ऑस्कुलम। उसके बाद देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम, कितने तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पोरीफेरा में कितने तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 3 टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। और आप प्रैक्टिस पेपर उठा करके देख लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, यहाँ से हर बार आए हैं, आपके किसी भी पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट जो आपकी हैं, ये मान के चलिए कि तीनों पॉइंट आपकी एक क्वेश्चन को करेक्ट कराने के लिए एकदम रिस्पॉन्सिबल है। और आपके 125 क्वेश्चन में आपको एक में से एक क्वेश्चन मिलना 100% तय है। पहले देखिए एस्कोनॉइड टाइप का कहाँ होता है, ल्यूकोसोलिनिया में। ल्यूकोसोलिनिया में जो कैनाल होती है वो कैसी होती है, एस्कोनॉइड टाइप की होती है। कैसी होती है, एस्कोनॉइड टाइप की होती है। साइकेनॉइड टाइप की कहाँ पाई जाती है, साइकान में पाई जाती है। और ल्यूकेनॉइड टाइप की कहाँ पाई जाती है, स्पॉन्जिला में पाई जाती है। आपने देखा कभी बीच में जो है इस पर कुछ दिनों तक वो चर्चा चल रही थी कि गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। और देखिए यहाँ पे एस्केनॉइड टाइप का, इसका मैंने प्रैक्टिस पेपर कराया था पिछले एग्जाम के लिए, जब मैं प्रैक्टिस पेपर करा रहा था तो मैंने इसका प्रैक्टिस पेपर कराया था। तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि ये बातें गलत हैं, आप गलत बता रहे हैं, ल्यूकोसोलिनिया को हम लोग ल्यूकोनाइड कहेंगे। उन लोगों का कहना था कि ल्यूकोसोलिनिया को ल्यूकोनाइड कहा जाता है। अगर आप इस भ्रम में हैं तो आप गलत हैं। ये दोनों तीनों बुक में आपके, चाहे वो एबीसी की हो, चाहे आपकी प्रदीप पब्लिकेशन की हो, चाहे आपकी रमेश गुप्ता की हो, इन तीनों बुक में, रमेश गुप्ता में, प्रदीप पब्लिकेशन में और एबीसी में, तीनों बुक में एस्केनॉइड ल्यूकोसोलिनिया को बताया गया है, ठीक है। साइकोनॉइड साइकान में बताया गया, और ल्यूकिनाइड जो है वो स्पॉन्जिला को बनाया गया है। वो कुछ लोगों ने ट्रिक बनाने में गलत ट्रिक बना दी थी, जिसकी वजह से आप में गलत थीम बन चुकी है। तो इसे आप जल्दी से डिलीट करके, और ये सही 100% प्रूव्ड है, तो आप इसे याद कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें। स्पंज पासेस द इंटरनल स्केल्टन, इसके बॉडी में इंटरनल स्केल्टन पाए जाते हैं। हमारा स्केल्टन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल स्केल्टन होता है, एक इंटरनल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द टिनी कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कैलकेरियस, एंड सिलियस, ठीक है, सिलिसियस या सिल्का से बना हुआ क्या पाया जाता है, फाइन स्पॉन्जिन फाइबर से बने हुए, इसमें वो या थोड़ा दोनों से मिलकर के बना हुआ, located in the mesenchyme। अच्छा, the spicules are secreted by the cell called scleroblast, जिससे ये स्पेक्यूल सिक्रीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। कह रहा है इनके इंटरनल स्केलेटन जो होते हैं कांटे जैसे सदृश होते हैं। कभी कभी ये कांटा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसे कैलकेरियस कहते हैं। सिल्कस स्पेक्यूल्स होता है और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर भी मिले होते हैं। और ये पॉइंट याद रखिए, द स्पेक्यूल्स आर सिक्रीटेड बाय द सेल कॉल्ड स्क्लेरोब्लास्ट। स्पेक्यूल जब कोई केमिकल सिक्रीट करता है तो कहाँ सिक्रीट करता है, स्क्लेरोब्लास्ट। आगे
नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इज होलोट्रॉपिक। तो आप जानते हैं न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोट्रॉपिक होता है। एक ऐसे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक एनिमल होते हैं, एनिमल सभी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोट्रॉपिक होता है। स्पॉन्जेज आर फिल्टर्ड फीडर, कैसे होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। आल्सो कॉल्ड द सक्सेशन फीडर, इनको सस्पेंशन, सॉरी माफ करिएगा, सस्पेंशन फीडर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सस्पेंशन फीडर कहते हैं किसको, स्पंजेज को। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पूछी गई आपकी। स्पंजेज को क्या कहते हैं, सस्पेंशन फीडर कहता है, कहा जाता है, या फिल्टर फीडर कहा जाता है। क्या कहते हैं, या फिल्टर फीडर कहते हैं, या सस्पेंशन फीडर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रिस्पायरेशन अकर बाय द डिफ्यूजन, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिस्पायरेशन और उसके बाद आपका एक्सक्रीशन, ये दोनों कैसे होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। और आप डिफ्यूजन में जानते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पायरेशन अकर बाय द डिफ्यूजन, और किससे होता है, अथवा गैसेस, किसको, गैसों को डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस, किससे, बॉडी सरफेस से। यानी यहाँ पे रिस्पायरेशन करने के लिए कोई ऑर्गन विशेष नहीं पाया जाता। कैसे होते हैं, सेल के बॉडी सरफेस से ही आपका क्या हो जाता है, रिस्पायरेशन हो जाता है। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, आप जानते होंगे इसको। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यू टू काज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, अगर गैसों का एक्सचेंज किया जा रहा है और उससे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। और प्रिय मित्रों, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से आपकी क्लासेस को यहीं पे रोका जाता है। आगे की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि इसके पीडीएफ में और कुछ आगे क्या है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर भी इसके 3-4 पॉइंट आपके जनरल कैरेक्टर के बचे हुए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन पूरा है, उसके बाद कैलकेरिया है। आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका हेक्जेंटिलिडा है, और आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो आपका यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डिस्मोस्पॉन्जिया का है। इतने के बावजूद आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू